हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने 5th चैप्टर के रूल ऑफ 40 तक कर लिया था। ये जेएल मेहता सीरीज़ चल रही है। जेएल मेहता के चैप्टर 5th की रूल ऑफ 40 हमने कंप्लीट कर लिया एंड वी आर स्टार्टिंग विद द सक्सेसर्स ऑफ इल्तुतमिश। सबसे पहले इसमें आते हैं रुकनुद्दीन फ़िरोज़, जो कि कुछ महीने रूल कर पाए, बेसिकली अप्रैल से नवंबर तक 1236 के। So let us start. Nasiruddin Mahmud, eldest son of Iltutmish, who was by far the most capable of all his children, died a premature death in 1229. Iltutmish did not have a high opinion of his second son Rukunuddin Firoz because of his ease-loving habits and excessive indulgence in sensual pleasures. He therefore wished his daughter Razia to succeed him to the throne. After his death, much against his will, the Turkish noble raised Rukunuddin to the throne. An incapable ruler, he failed to win the confidence of some Shi nobles, some of whom were powerful governors of various provinces. Taking advantage of his son's incompetence, the unscrupulous queen Dowagir Shah Turkan began to meddle with state affairs. She also annoyed the other members of the royal household by her oppressive treatment. Rukunuddin was therefore deposed after about 7 months rule. He died in confinement. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश के सबसे ज़्यादा काबिल बेटों में से एक था नसीरुद्दीन महमूद, जो कि उनके सबसे बड़े बेटे भी हुआ करते थे। वो उनके सभी बच्चों में सबसे काबिल थे, राजा बनने के लायक थे। बट 1229 में नासिरुद्दीन महमूद की प्रीमेच्योर डेथ हो गई। इल्तुतमिश के जो दूसरे बेटे थे रुकनुद्दीन फ़िरोज़, ये इनको मतलब आराम तलवी ज़िंदगी ज़्यादा पसंद थी और ये लाइफ को इंजॉय करने में, लग्जरी में, सेंशुअल प्लेजर्स में बिजी थे। इनको राजपाट में कोई ख़ास एफिशिएंसी इनकी दिखी नहीं। इसलिए इल्तुतमिश चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी उत्तराधिकारी उनकी बेटी रज़िया बने, लेकिन उनके विश के ख़िलाफ़ जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई तो टर्किश नोबल्स जो हैं उन्होंने रुकनुद्दीन को राजा बना दिया, सुल्तान बना दिया। रुकनुद्दीन तो इनकेपेबल थे ही। बाद में क्या हुआ कि शमशी नोबल्स जो थे, जो कि इल्तुतमिश के अपने नोबल्स थे, ग्रुप ऑफ 40 दल चालीसा के और अलग से भी जो नोबल्स थे, वो बहुत पावरफुल थे। तो वो जो हैं स्टेट अफेयर्स में बहुत इंटरफेयर करने लगे और फाइनली रुकनुद्दीन को जो है उन्होंने डिपोज कर दिया और 7 मंथ के रूल के बाद रुकनुद्दीन को डिपोज कर दिया गया और फिर वो कन्फाइनमेंट में रुकनुद्दीन की डेथ हो गई। रज़िया सुल्तान के बारे में नेक्स्ट है। रुकनुद्दीन की डेथ के बाद रज़िया बेगम 1236 से 1240 तक शी रूल्ड। तो रज़िया बेगम succeeded her half brother as the Sultan of Delhi. She was highly educated lady of courage and foresight. She was brought up by Iltutmish like a son. She received training in horse riding, shooting and swordsmanship. Free from all social prejudices of her day, Razia used to attend the court of her father like other princes and acquired sufficient experience in statecraft in her youth. She possessed all the qualities befitting a ruler, and her father, unmindful of the Islamic tradition ridicule of orthodox ulema, nominated her to succeed her to the throne. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया और रुकनुद्दीन जब जेल गए, रुकनुद्दीन जब मर गए तो उसके बाद रज़िया सुल्तान बनी दिल्ली। ऐसा नहीं है कि रज़िया को एक दिन में सुल्तान बना दिया गया। वो अपने सौतेले भाई रुकनुद्दीन से किसी भी मामले में कम नहीं थी, काफ़ी मामले में ज़्यादा ही थी कहा जा सकता है। वो अच्छे खासे तरीके से पढ़ी लिखी थी, उनमें हिम्मत थी, वो आगे का देखकर, आगे का सोचकर काम करती थी और इल्तुतमिश ने उनको एकदम बेटे की तरह पाला था। उनको घुड़सवारी आती थी, उनको शूटिंग आती थी, उनको तलवारबाजी आती थी और उन दिनों जो भी लड़कियों के अगेंस्ट चीज़ें की जाती थी, उनको ज़्यादा फ्रीडम नहीं था। ये सारी चीज़ों से रज़िया अनजान थी। रज़िया जो है वो इल्तुतमिश के कोर्ट में भी बैठा करती थी, इसलिए इल्तुतमिश को लगा कि वो
नसीरुद्दीन महमूद के ना होने पर रज़िया एक अच्छी रूलर बन सकती है। तो इल्तुतमिश ने अपना सक्सेसर रज़िया को नॉमिनेट किया। लेकिन जो टर्किश नोबल्स थे उनको लगा कि ये वो उनकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो जाएगा अगर एक औरत, एक वोमेन उनको गवर्न करती है। तो इल्तुतमिश के मरने के बाद रज़िया का क्लेम जो है थ्रोन पर, उसको एकदम लोगों ने क्या कर दिया, एकदम साइड कर दिया और उनके हाफ ब्रदर या फिर सौतेले भाई रुकनुद्दीन को जो है बना दिया राजा। एक्सेशन एंड अर्ली प्रॉब्लम। तो रज़िया फिर फाइनली कैसे बनी सुल्तान और क्या प्रॉब्लम्स आए? सो वी विल रीड दिस। Razia's accession to the throne was almost dramatic. The prestige of the Sultanate had sunk very low because of internal disorder and insubordinate conduct of provincial governors. The Indus Valley, including Sindh, was overrun by Saifuddin Hassan Karlag of Ghazni. The Multan, the capital under attack from the four governors of Lahore, Multan, Hansi and Badaun. They were the ringleaders of the Shamsi novels. तो क्या कहा जा रहा है कि रज़िया जिन हालातों में सुल्तान बनी, वो हालात बहुत ही ड्रामेटिक थे, है ना, एकदम सीरियल जैसे। और प्रेस्टीज जो है दिल्ली सल्तनत का, वो काफ़ी इज़्ज़त जो दिल्ली सल्तनत की थी या दिल्ली सल्तनत का जो नाम था वो काफ़ी डूब गया था इस समय तक, क्योंकि इंटरनल डिज़ॉर्डर्स बहुत थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स खुद को पावरफुल बना चुके थे। तो इंडस वैली में क्या होता था कि सिंध वाला जो रीजन है वॉज ओवर रैन बाय सैफुद्दीन हसन। तो सैफुद्दीन हसन जो गजनी के हुआ करते थे, उन्होंने सिंध को कैप्चर कर लिया था। मतलब ये लोग काफ़ी नीचे जा रहे थे, इनके हिस्से के टेरिटरी दूसरे लोग ले रहे थे। और 4 गवर्नर लाहौर, मुल्तान, हंसी और बदाऊं के वो जो हैं, वो लोग कैपिटल पर जो हैं अटैक करते रहते थे, यहाँ के गवर्नर्स। और वो लोग जो हैं रिंग लीडर्स थे, शमसी नोबल्स को भी भड़काते रहते थे कि चलो कैपिटल पर अब इतने पावरफुल नहीं है, यहाँ पर अटैक करते हैं, हम बन जाते हैं। निज़ामुल मुल्क जुनैदी द वज़ीर ऑल्सो जॉइंड हैंड्स विद देम। और इन सब के साथ जो है वज़ीर जो थे दिल्ली सल्तनत के, निज़ामुल मुल्क जुनैदी, उन्होंने भी वो भी शमसी नोबल्स के साथ मिल गए कि इस डायनेस्टी को अपरूट कर देना है। रुकनुद्दीन इन द फेस ऑफ डिसर्शन अमोंग हिज ट्रूप्स मूव्ड आउट ऑफ द कैपिटल हाफ हार्टेडली to give battle to the rebels. There was widespread discontent among the populace of Delhi against him for the misconduct of state affairs. The people publicly condemned him and expressed doubts about his competence to suppress the rebellious noble. जब सब लोग दिल्ली पर अटैक करने लगे, इनके खुद के गवर्नर, गजनी के लोग, गजनी से मिलिट्री फोर्सेस, तो रुकनुद्दीन जो है वो बिना मन के, अभी रुकनुद्दीन सुल्तान है तो वो बिना मन के आधे मन से जो है वो लड़ने गए। दिल्ली की जनता भी इन्हें पसंद नहीं कर रही थी, वो भी कह रही है कि वो श्योर है कि ये जो है क्या कर पाएंगे, रिबेलियंस को शांत नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही इन हालातों में रजिया ने जो है वो हिम्मत दिखाया और picked up the courage to face the audience and stop the tide from turning against the entire family of her illustrious father. तो रज़िया ने जो है इस समय हिम्मत दिखाया और फिर वो जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से जा कर के मिली और उसने उनको कहा, मतलब अपने पिता के बारे में बताया। शी हैड अ ब्रेन वेव On the occasion of Friday prayers, she appeared in Jama Masjid in red garments and aroused the pious congregation in her favor through a forceful speech. और वो क्या हुआ, वो लाल कपड़े में रेडी होकर चली गई और फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन जामा मस्जिद में वो लाल कपड़े में तैयार होकर चली गई और लोगों को कहा फेवर करने, और बड़े ही पावरफुल स्पीच दी। She pleaded for protection against the cruel treatment of Shah Turkan, suggested the audience to exercise sovereign right to remove a worthless ruler like Rukunuddin and remind them that her father's will, the crown should have actually gone to her. She held out a promise to abdicate the throne and face any penalty imposed by the public including death if she failed to fulfill their expectations as a ruler. तो रज़िया जो है वो लाल वस्त्र पहनकर, लाल कपड़े पहनकर वो जामा मस्जिद चली गई और वहाँ पर उसने बड़े पावरफुल सी स्पीच दी। उसने कहा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जनता है,
तो आप अपने पावर को यूज़ करके मुझे सुल्तान बनाओ, और अगर मैं और जो एक रुकनुद्दीन जो हैं वो एकदम वर्थलेस रूलर हैं तो उनको हटाओ, और अगर मैं एक सुल्तान के दिए गए काम जो सुल्तान को काम करने होते हैं अगर मैं वो ना कर पाऊँ तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं, मुझे मंजूर होगा। मॉब क्या हो गई, ये सब सुन के बहुत एक्साइटेड हो गई और उन्होंने रॉयल पैलेस पर, राजभवन पर अटैक कर दिया। एंड पुट शाह तुर्कान टू डेथ, और शाह तुर्कान को मार दिया, और मिलिट्री ऑफिसर्स को भी जो है क्या कर दिया, हटा दिया। शाह तुर्कान मेन नोबेल थे जो रज़िया के अगेंस्ट थे, रज़िया को नहीं बनने दे रहे थे सुल्तान। और फिर ये सब करके जो मोबिलिटी थी, जो मॉब थी, उनकी मोबिलिटी की वजह से, उनकी मोबिलिटी टुवर्ड्स द पैलेस की वजह से जो है रज़िया जो है वो सुल्तान बन गई। रुकनुद्दीन रश्ड टू दिल्ली टू सेव द सिचुएशन, रुकनुद्दीन तो दिल्ली से बाहर थे तो वो वापस से आए दिल्ली कि वो सिचुएशन को सेव कर पाएँ, बट उनको जो है जेल में डाल दिया गया और जल्द ही उनको मार दिया गया। खुतबा वॉज रेड एंड कॉइन स्ट्रक इन रज़ियाज नेम एज सुल्तान रज़ियात अल दुनिया वॉल दिन बिन्त अल सुल्तान। तो क्या हो गया, इसके बाद फिर खुतबा पढ़ा गया रज़िया के नाम पर, मतलब खुतबा वॉज लाइक अ स्पिरिचुअल सैंक्शन मिल गया कि आप रूल कर सकते हो, आप सुल्तान हो। और फिर उसके बाद रज़िया जो है, रज़िया ने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। रज़ियाज रेन lasted for 3 years and a half. She proved to be the first and last female sultan of Delhi. In fact, the accession of a woman to the throne was against Islamic tradition. The ulema of Delhi were hypnotized under the momentary spell of public excitement caused by dramatic and unusual situation created by Razia. As a class, the Muslim theologians did not give their assent to her assumption of royal authority. So was the case with most of the 40, the powerful Shamsi nobles, the grandees of the Sultanate, who held high offices and provincial governorship. The military junta of Delhi had not obtained their approval before declaring Razia to be the Sultan. They were, however, too perplexed to take immediate action against her. They preferred to wait and see. Razia just got the opportunity to play the Sultan as best as she could. तो क्या हो गया, रज़िया के सुल्तान बनते ही कहते हैं ना बहुत चाल सा आ गया, है ना। वो पहली और आखिरी सुल्तान बन पाई क्योंकि उस समय इस्लामिक लॉ में ये बिल्कुल अलाउड नहीं था कि एक वुमेन रूल करे। ये बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन था। उलेमा लोग उसके अगेंस्ट थे, रज़िया के दल चालीसा के लोग अगेंस्ट थे, और मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन अगेंस्ट सब थे। लेकिन उन्होंने तुरंत वो एक्ट भी नहीं कर पाए, उनका था कि थोड़ा रुक कर देखते हैं, जब सही समय आएगा तब एक्ट किया जाएगा। Once on the throne, Razia gave a good account of herself as a shrewd diplomat and strategist. The 4 provincial governors had encamped their forces in the vicinity of Delhi. They were yet undecided regarding their future course of action. Razia had a few thousand of soldiers and meager resources at her command, albeit she moved out of the fort of Delhi with a show of force and wide publicity to boost the morale of the soldier and the populace alike. Working on the diplomatic power principle of divide and rule, she won over 2 of the rebel governors to her side and then carried out extensive propaganda that the other rebels would soon be brought in chains to capital without a fight. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार जब रज़िया बन गई सुल्तान तो उसने दिखाया कि वो एक श्रीउड डिप्लोमेट, एक अच्छी खासी डिप्लोमेट और स्ट्रैटेजिस्ट थी। 4 प्रोविंशियल गवर्नर थे जो दिल्ली के चारों तरफ जो है खेमा गाड़े हुए थे कि वो अटैक करेंगे। तो उसमें से क्या हुआ कि रज़िया ने जो है, उनको पता नहीं था कि उनको आगे करना क्या है। रज़िया ने क्या किया, रज़िया के पास कुछ हज़ार जो है सैनिक थे और बहुत कम रिसोर्सेज थी, लेकिन तो रज़िया इतने कम रिसोर्सेज को लेकर बाहर बढ़ी, लेकिन बहुत ही उसने शो के साथ, बहुत ही पॉम्प और विगर के साथ उसने लोगों में ये विश्वास दिला दिया और अपने सोल्जर्स को भी ये विश्वास दिला दिया कि वो ही जीतेंगे। वो किले से बाहर निकली और डिवाइड एंड रूल, है ना, फूट डालो और राज करो।
तो डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल से रजिया ने जो है अपने 4 गवर्नर में से 2 गवर्नर को अपनी तरफ कर लिया और उसने कहा कि बाकी जो 2 गवर्नर हैं उनको जो है रस्सियों में जकड़ कर या चेन्स में जकड़ कर लाया जाएगा, बिन लड़े हम जीत जाएंगे। इट unnerved the rebels who fled for their lives, each in distrust of the other. They were pursued by Razia's supporter and liquidated. Junaidi, the ex-wazir, died a fugitive in the Sirmur hills. The prestige of Razia soared high. All the other provincial governors hastened to offer their submission to her and she became the sultan in name as well as in fact. तो क्या हो गया, ये ऐसी बातें सुन करके जो है बाकी दोनों रिबेल भी घबरा गए और वो लोग भाग गए। इसमें से जो जुनैद थे, जो पुराने वजीर हुआ करते थे, वो तो क्या हो गया, वो सिरमौर हिल्स में उनकी डेथ हो गई और दूसरे बाकी जितने भी सपोर्टर्स और बाकी उनको भी ना मतलब हटा दिया गया, सारे रिबेल्स हट गए और जितने भी रिबेल्स थे या बाकी जो जिन्होंने रज़िया को सबमिट नहीं किया था कि आप सुल्तान हैं, वो सब आकर के सब ने सबमिट कर दिया कि आप सुल्तान हैं। और ऐसे रज़िया जो है वो बस नाम की ही नहीं, काम की भी सुल्तान बन गई। रज़िया स्टेट पॉलिसी। रज़िया strengthened her position as an independent ruler. She refused to fall under the dominating influence of Samshi Noble. She richly rewarded those who had stood by her and gave rapid promotions to her favorite, Khwaja Muhazabuddin, previously the Nayab Wazir under Ruknuddin, was promoted to be the Wazir. In order to break the monopoly of power of the Turkish nobles, she began to offer high offices to capable non-Turks as well. She reshuffled many provincial governors and sent new officers to take charge of important इक्तास। कहा जा रहा है कि रज़िया ने जो है अपने पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। वो जो है शमशी नोबल्स या जो उसके पिता ने ही बनाया था दल चालीसा, जो कि बाद में काफ़ी डोमिनेटिंग हो रही थी, उसको उसने खुद पर डोमिनेट करने से रोका। कैसे रोका? जो रज़िया के फेवरेट्स थे या जो रज़िया का सपोर्ट कर रहे थे उनको उनकी पोस्टिंग बढ़ाई गई। जैसे ख्वाजा मुहाज़बुद्दीन को नायब वज़ीर से वज़ीर बना दिया गया और रज़िया ने जो है बस तुर्की मंत्रियों को छोड़ करके बाकी भी लोग जो कैपेबल थे, जो इस लायक थे, जो काबिल थे, उनको उसने मंत्री बनाना शुरू कर दिया और जो ज़रूरी इक्ता थे वो नॉन टर्क्स को भी देना उसने शुरू कर दिया। Razia obtained public acclaim for a short while by discharging her functions with great enthusiasm. She discarded the parda adorned by the male attire held the open court. She supervised the various departments of administration and issued orders to governors to restore law and orders in their ikta. She listened to public grievances and administered even-handed justice. The fort of Ranthambore had been recovered by the Chauhans after the death of Iltutmish. Razia sent newly appointed Naib-e-Lashkar Malik Kutubuddin Hasan Ghori for its reconquest. The fort was recaptured and razed to ground lest the Rajputs might recover and garrison it once again. तो रज़िया जो है वो कुछ ही समय के लिए रही, कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए वो सुल्तान रही, उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से, एंथुजियाज़म से काम किया। उन्होंने पर्दा को छोड़ करके मेल अटायर, लड़कों जैसे कपड़े वो पहन करके कोट रखने लगी, ओपन कोट। कुबा और कूला पहना करती थी, मतलब टोपी होता है कूला एंड कुबा इस कोट, तो वो कोट और टोपी पहन करके अटेंड करती थी और फिर लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट को सुपरवाइज़ करती थी। इक्ता में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहा करती थी। पब्लिक लोगों की दुखड़े भी सुनती थी और जस्टिस, न्याय भी देती थी। इन्होंने जो सिक्के चलवाए थे उसमें से एक सिक्का ऐसा भी था कि क्वीन ऑफ जस्टिस, न्याय की रानी, ऐसा करके भी इन्होंने सिक्का चलवाया हुआ था। रणथंबोर का जो किला था वो इल्तुतमिश के मरने के बाद जो है चौहान्स ने वापस ले लिया था। तो रज़िया ने जो है मलिक कुतुबुद्दीन हसन को भेजा और वापस से रणथंबोर का किला अपने अंदर ले लिया और फिर किले को गिरा दिया ताकि वापस से राजपूत वहाँ जा कर के उसे कैप्चर ना कर पाए। रज़िया प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी वेरी इंटेलिजेंट, नोबल एंड जस्ट रूलर, काइंड हार्टेड, लिबरल इन रिलीजियस आउटलुक एंड unconventional in social habit. She was far ahead of her times in her mental makeup. It was, however, her misfortune that she was a woman and the orthodox Muslim society
particularly the fanatic mullahs of those days, did not like that she should deviate from the traditional social norms. The proud Turkish nobles thought it beneath their dignity to be governed by a woman, especially the one who did not allow them to have a say in their state affairs. No wonder there started a whispering campaign against her to malign her in the eyes of public. तो क्या हुआ, रज़िया ने अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट थी, वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही जस्ट रूलर जो न्याय करे, काइंड हार्टेड दयालु थी वो, और रिलीजियसली बहुत ही कट्टर नहीं थी, वो बहुत ही लिबरल थी रिलीजियस आउटलुक में, मतलब उस समय अपने समय से ये काफ़ी आगे थी। बट कहते हैं कि इनकी बुरी लक क्या थी कि ये एक फीमेल थी, इनका जेंडर ही इनकी दुश्मन बन गया। जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सोसाइटी थी, स्पेशली जो मुल्ला थे, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कोई जो उन्होंने सेट करके रखा हुआ है सोशल नॉर्म्स की, लड़कियां तो बाहर नहीं निकलेगी तो पर्दे रहेंगे, तो उससे कोई बाहर निकल रहा, वैसे नॉर्म्स से कोई बाहर निकल रहा है। जो टर्किश नोबल्स थे वो बहुत ही घमंडी थे और उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक फ़ीमेल या एक वुमेन है, एक औरत है जो उनको क्या कर रही है, उनको रूल कर रही है, उनको कह रही है आपको ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, ठीक है। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब ऐसे रज़िया को नहीं हराया जा सकता है, तो लोगों के नज़र में रज़िया की जो छवि है वो उन्होंने बिगाड़ना शुरू कर दिया। Rumors were set afloat casting aspersions on her character. One such rumor was about her romance with erstwhile Abyssinian slave Jalaluddin Yaqut, whom she had promoted Amir-e-Akhur. Minhaj-us-Siraj states that considerable familiarity existed between them, so much so that when she rode, he always lifted her to the horse by raising her up under the arms. Ibn Battuta writes that she was accused of having illicit connections with Yaqut. Anyway, such rumors were enough to cloud the real issue. Having failed to beat Razia on the administrative and military fronts, the Samshi nobles and orthodox mullahs resorted to a character assassination campaign against her. Razia's only weakness seemed to be her sex, and even the best of her talents and virtues were insufficient to protect her from that single weakness. ये बहुत ही बुरी बात है, बट वी कैन सी कि क्या हुआ कि जब रज़िया को वो हरा नहीं पाए, जब असली मुद्दे पर नहीं आ पाए, जब वो उनको दिख गया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन तो बड़ा अच्छा कर रही है लड़की होकर के भी, हाँ ये सारी चीज़ों को अच्छे से कर रही है, तो अब क्या किया जाए। तो जब कुछ नहीं होता हराने के लिए, फॉर अ फीमेल आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन उठा देते हो। एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ रज़िया के साथ भी। तो लोगों ने जो है रज़िया के छवि को धूमिल करने की कोशिश की। एक एबिसीनिया के एक स्लेव गुलाम हुआ करते थे जलालुद्दीन यकूत, उनको रज़िया ने प्रमोशन दिया और अमीर-ए-अखुर बना दिया। अमीर-ए-अखुर मतलब रॉयल स्टेबल्स, मतलब जहाँ पर घोड़े रहते हैं, तो वहाँ का मास्टर। और फिर मिन्हाजुस-सिराज या फिर बाकी जो हैं, मिन्हाजुस-सिराज कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दोस्ती थी याकूत और रज़िया में, इतनी ज़्यादा कि जब रज़िया घोड़े पर चढ़ती थी तो याकूत अपने हाथ से उनको लिफ्ट करते थे, मतलब हाथ दिया करते थे कि वो घोड़े पर बैठ सके। और इब्न बतूता कहते हैं कि याकूत के साथ उनके रिश्तों को लेकर के उन पर जो है टंच कसा गया या फिर उन पर कहानी बनी। और ये सारी बातें जो है वो सच्चाई से दूर है। सच्चाई यही है कि रज़िया जो है उनकी बस एक ही कमी थी या एक ही वीकनेस थी कि वो जो है वो एक फ़ीमेल थी। ये सबसे बड़ी वीकनेस थी उनकी, और एक फ़ीमेल होना उनके हर टैलेंट और हर वर्चू पर भारी पड़ गया। वो एक फ़ीमेल थी और इसीलिए वो इनसफिशिएंट थी, ऐसा बना दिया गया। और जब उन्हें कुछ भी करके नहीं हटा पाए तो उनकी छवि को धूमिल की गई। Razia also apprehended trouble and made security arrangements in the royal household and the court. She had a strong and loyal army at her command and was immensely popular with the people of the capital. Accordingly, none could harm her while in Delhi. A conspiracy was therefore hatched to entice her away from the capital and get rid of her. A number of courtiers and provincial governors were a party of it. तो रज़िया जो है ये लोग तो कोशिश कर रहे थे कि हटे, लेकिन रज़िया कोर्ट में लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर थी, उनकी आर्मी उनको लेकर बहुत लॉयल थी। तो
नोबेल्स को और जो सब मिले हुए थे मुल्ला लोग, तो उनको ये पता था कि रज़िया जब तक दिल्ली में रहेगी उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो रज़िया को पहले दिल्ली से निकालना होगा, तभी उसके साथ कुछ किया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है, उनसे पीछा छुड़वाया जा सकता है। इख्तियारुद्दीन एतगीन, द लॉर्ड चैम्बरलेन अमीर हाजिब was the ringleader. Jalaluddin Junaidi, the governor of Gwalior, was suspected of rebellious. He was called to the court in 1238 and liquidated. It spread consternation among the Samshi nobles, who charged that Razia had started organizing political murders on mere suspicion. It sparked off simultaneous revolt in various parts of the empire. Kabir Khan Ayaz, the governor of Lahore and Multan, raised a standard revolt merely on the issue of the alleged intimacy between Razia and Yaqut, which was derogatory to the pride of the Turks. Razia marched upon Lahore with a lightning speed and gave a crushing defeat to the noble. The latter, however, apologized and was given back the governorship of Multan, albeit the performance of Lahore was taken out of control. Within a fortnight of this incident, Razia received the news that Altunia, the governor of Bhatinda, has also revolted. Razia moved straight towards Bhatinda but was defeated and taken a prisoner by Altunia. Yaqut fell into the hands of conspirators within the royal camps while the battle was going on and was put to death. The conspirators at Delhi, led by the traitor Aitgeen, raised Razia's brother Behram, the third son of Iltutmish, to the throne and appointed themselves to all the high office of the state. The people of Delhi, in spite of their love for Razia, could do nothing against the selfish Turkish nobles because there was none to lead the public movement. The people's voice was drowned under the clatter of the arms. तो क्या किया गया? अब रज़िया को बाहर निकालना है, तो अलग अलग जगह पर, है ना, एतगीन ने जाकर के क्या कर दिया, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। जियाउद्दीन जुनैदी ने जो है, जो गवर्नर हुआ करते थे ग्वालियर के, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। 1238 में जो है रज़िया ने उन्हें बुलाया और हटा दिया रास्ते से। और फिर क्या हो गया कि शमशी नोबल्स कहने लगे कि रज़िया तो पॉलिटिकल मर्डर करवा रही है, उनको किसी पर बस शक होता है और वो मर्डर करवा देती है अगर उनके अगेंस्ट है। और लोगों ने मतलब हर तरह की बुरी बात रज़िया के बारे में फैलाई जा रही है। कबीर खान अयाज, जो कि लाहौर के गवर्नर थे और मुल्तान के, तो उन्होंने क्या किया, लाहौर और मुल्तान के गवर्नर ने क्या कर दिया कि रिवोल्ट कर दिया रज़िया के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि रज़िया और याकूत के रिलेशन सही नहीं है, ऐसा कह के रज़िया जो है वो एकदम फुल स्पीड में वो जो है वो लाहौर की तरफ जाती हैं और इनको हरा देती है। फिर ये रज़िया से माफ़ी मांगते हैं और इनको जो है वापस से दे दिया जाता है गवर्नरशिप ऑफ मुल्तान, और लाहौर जो है वो रज़िया अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। इनके पास पहले लाहौर और मुल्तान दोनों था। इससे 14 दिन भी नहीं बीते होते हैं कि भटिंडा के जो गवर्नर होते हैं अल्तुनिया, वो रज़िया के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। रज़िया भटिंडा की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ पर अल्तुनिया रज़िया को हरा देते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं। इसी बीच याकूत को जो है रॉयल दरबार में, मतलब जो रॉयल फोर्ट था वहाँ पर याकूत को मार दिया जाता है। और जो शमशी नोबल्स थे, जो दल चालीसा के लोग थे, जो बहुत पावरफुल थे अदरवाइज़, तो वो जो है वो बहराम, रज़िया के इल्तुतमिश के तीसरे बेटे और रज़िया के भाई को जो है राजा बना देते हैं, सुल्तान बना देते हैं, और ख़ुद को सब अपने अपने हाई पोस्ट पर आ जाते हैं, क्योंकि इनका भी पोस्ट डाउन हो गया था। रज़िया नॉन टर्किश को भी अपॉइंट किया करती थी। दिल्ली के लोग रज़िया से बहुत प्यार करते थे और वो बिल्कुल ऐसा चाहते नहीं थे, बट कोई ऐसा था नहीं जो उनको लीड कर पाए। ऐसे में वो बेचारे चुप हो जाते हैं। While helping themselves to the spoils of victory, the Samshi nobles of Delhi just forgot to assign a place of authority and prestige to Altunia, who still held the key to their success at Bhatinda. Being away from Delhi, none seemed to have remembered him. Altunia was naturally antagonized towards them. It provided an opportunity to Razia to befriend him. She married Altunia, and both of them made the last bid to recover Delhi from the hands of the rebels. They were deserted by most of their followers. They gave a heroic fight to their enemy near Kaithal, but were defeated and taken prisoners on October 13, 1240. Both of them were beheaded the next day.
क्या हो गया कि जब नोबेल्स अपने अपने लिए हाई पोस्ट ले रहे थे, तभी अल्तुनिया जो कि मेन नोबेल था, जिसने रज़िया को हराया, भटिंडा बुलाया और भटिंडा में उनको प्रिजनर बनाया, उसी को इन्होंने पोस्ट ही नहीं दिया। तो अल्तुनिया काफ़ी गुस्सा हो गए इस बात से, और इससे क्या हुआ, रज़िया को एक अपॉर्चुनिटी मिली। रज़िया ने अल्तुनिया से दोस्ती करके शादी कर ली, क्योंकि वो काफ़ी श्रूड भी थी, तो उन्होंने शादी कर ली। और फिर दोनों मिलकर के वापस से दिल्ली की तरफ कूच किया दोनों ने, कि ये हीरोइक फाइट करेंगे एनिमी से। और ये लड़ रहे थे कैथल हरियाणा में। क्या हो गया, इनको हरा दिया गया और इनको जो है बंदी बना लिया गया। 13 अक्टूबर 1240 को जो है इनको मार दिया गया। रज़िया के बारे में एक एस्टिमेट है जो हम लोग आज करके एंड कर सकते हैं। So an estimate. Razia was the ablest of all the 5 successors of Iltutmish, a person of character and capability. She was better than a man. Her elevation to the throne vindicated the choice of Iltutmish. Her recognition as the Sultan was based on the popular support of the people of Delhi. She was such an unqualified support was never enjoyed by any other Sultan of Delhi. Given the opportunity, she would have proved to be the very capable ruler like her illustrious father. Unfortunately, her career was cut short by non-cooperation of the self-seeking Shamshi nobles and the hostility of orthodox mullahs who failed to see the virtue in her as the sovereign. She refused to play the second fiddle to them. This was the main reason why they turned against her. Her sex was of course the next important factor which brought out her fall. The consolidation and stability of the infant Turkish state needed the emergence of a strong and absolute monarchy which could hold the distant provincial governors under its firm control and take a bold stand against the rival Rajput chief who were ever eager to recover the lost territories. Razia made an attempt to establish such an absolute monarchy and was amply qualified to play the role of the savior of the Turkish state in India but was not permitted to do so. क्या कहा जा रहा है कि रज़िया जो है इल्तुतमिश के 5 बच्चों में सबसे ज़्यादा लायक थी। ये एक पुरुष से काफ़ी बेहतर थी। ये जब थ्रोन पर आई तो इल्तुतमिश की जो चाहत थी वो पूरी हुई। ये जो है जब सुल्तान बनी तो ऐसा नहीं है कि अपने पिता के बस चाहत से बनी, ये दिल्ली के लोगों के सपोर्ट से सुल्तान बनी। और ऐसा सपोर्ट पहले कभी किसी भी सुल्तान के लिए नहीं देखा गया दिल्ली में। अगर रज़िया को अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो अपने पिता की तरह कैपेबल होकर दिखाती, लेकिन इनका करियर जो है वो काफ़ी छोटा रह पाया, 4 साल का हार्डली। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शमशी नोबेल्स जो हैं, जो कि अपना भला चाहते थे, ओवरऑल पूरे एम्पायर का नहीं, और जो कट्टर मुल्ला थे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक वुमेन, एक स्त्री जो है वो रूल कर रही है पूरे एम्पायर को, क्योंकि ये जो है ये उनके सेकंड नहीं होना चाहती थी। रज़िया जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रही, ये बातें उन्हें पसंद नहीं आई। हर सेक्स वॉज ऑफकोर्स द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो इनका लड़की होना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि शमशी नोबेल्स और ऑर्थोडॉक्स मुल्लास इनके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनका लड़की होना इनके लिए एक बहुत बड़ा जो है रास्ते का कांटा बन गया। कंसोलिडेशन और स्टेबिलिटी जो है टर्किश एम्पायर का इन्होंने कोशिश किया करने का। इन्होंने फर्म कंट्रोल भी बनाया। जो राइवल लोग थे, जो वापस से आकर के राजपूत जो वापस से अपने लॉस्ट टेरिटरीज़ लेना चाहते थे, रज़िया ने कोशिश किया उनको हटाने का। और ये जो है ये टर्किश स्टेट की सेवियर बन सकती थी, बट अगर लोग इनको सपोर्ट करते, लेकिन लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से शी कुड नॉट डू जितनी इनकी कैपेबिलिटी थी। बीइंग अ वुमेन शी कुड नॉट गिव अ स्क्वायर डील टू द कॉन्स्पिरेटर्स एंड रूमर मॉन्गर्स। She sacrificed her life for having displayed the finest virtues of head and heart and remarkably forward-looking socio-political views. एक लड़की होने की वजह से जो है ये डील नहीं कर पा रही थी कॉन्स्पिरेटर और र्यूमर मॉन्गर्स से। वो लोग जो अफवाह फैलाते हैं उनके साथ ये सही तरीके से डील नहीं कर पाई, और अंत में इन्होंने जो है अपने प्राण दे दिए। क्यों इन्होंने अपने प्राण दिए? क्योंकि इन्होंने दिखाया कि एक फ़ीमेल भी जो है वो हेड और हार्ट की बेस्ट यूज़ कर सकती है। और इन्होंने क्यों अपने जान दिए? क्योंकि ये अपने समय के सोसाइटी से जो है वो काफ़ी आगे का सोच रखती थी। Had she had
a reasonable time to rule the state, she might have generated new socio-political forces for the better and healthier growth and development of Turkish polity, in particular the Indo-Muslim society in general. तो क्या कहा जा रहा है कि अगर इन्हें और समय मिलता तो ये काफ़ी अच्छा टर्किश सोसाइटी बना पाती, है ना, बहुत ही हेल्दी सोसाइटी बना पाती और इंडो मुस्लिम सोसाइटी डेवलप कर पाती, क्योंकि रिलीजियस आउटलुक से रज़िया कट्टर थी नहीं, रज़िया रिलीजियस आउटलुक से लिबरल थी। तो अगर रज़िया को थोड़ा और समय मिलता तो शायद कुछ अलग होता आज दिल्ली सल्तनत, वैसा नहीं होता जैसा हम पढ़ रहे हैं। सो रज़िया वॉज अ ग्रेट रूलर एंड अ फिनोमिनल रूलर. The only problem what she had was her being a woman. For the next class, I think we'll do Behram Shah, then Alauddin Masood Shah, then Nasiruddin Mahmud, and उसके बाद जो है वो बलबन will do in the next class. Thank you so much. Thank you for watching.